हिंदू मुसलमान के मुद्दे अब ये कहीं वोट का मुद्दा नहीं बन पा रहे हैं। उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को हर साल हम नौकरी देंगे। हमें नहीं लगता है कि 10 साल में 10-5 लाख लोगों को भी नौकरी उन्होंने दिया। केवल सिर्फ जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं हो रही है। मिर्जापुर दिलदार शहर था, लेकिन इसको कंगाल बनाते बनाते लोग कहाँ ले जाएंगे अब ये भविष्य है। कंप्लेन करने पे कहीं कोई सुनवाई नहीं है, चाहे आप पेपर में छपवा दीजिए, कहीं आप चैनल पे चलवा लीजिए, कोई मतलब नहीं है। मिर्जापुर के सभी लोगों के लिए बड़ा दुख का विषय है कि हमारे विश्वास को उन्होंने छला है कि हम इसका जवाब वोटों के माध्यम से देने वाले हैं। नमस्कार, आज मैं मिर्ज़ापुर शहर में हूँ। मिर्ज़ापुर शहर की एक प्रबुद्ध जगह है जहाँ की तमाम सारे लोग जुटते हैं और अक्सर देश और दुनिया के तमाम सारे मुद्दों पर बातचीत होती है। चुनाव का मौसम है और पूर्वांचल के इस इलाके में 1 जून को चुनाव होना है। माना जाता है कि बनारस नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र के कारण बहुत ही चर्चित क्षेत्र है, लेकिन मिर्ज़ापुर उससे कम गर्मजोश और चर्चित नहीं है। अभी इंडिया और एनडीए के बीच में काफ़ी रस्साकसी चल रही है प्रत्याशियों को लेकर। तो क्या माहौल है, किस तरह से लोग यहाँ के सोच रहे हैं कि आने वाले दिनों में क्या रुख बदलेगा और किस तरीके से वो वोट करेंगे, उनकी क्या आकांक्षाएं हैं अपने भावी सांसद को लेकर, उस पर बातचीत करते हैं। यहाँ कई लोग जुटे हुए हैं। आप बताइए कि कैसी हवा है इस समय? देखिए, हवा जहाँ तक स्थानीय स्तर पर आप इस लोकसभा क्षेत्र की बात करेंगे, इस लोकसभा क्षेत्र में पिछले 10 वर्षों से अपना दल एस की मुखिया अनुप्रिया पटेल जी यहाँ पर सांसद के रूप में कार्यरत हैं और उन्हें 2 बार भारत सरकार में राज्य मंत्री के तौर पे अच्छे विभाग दिए गए जिससे वो जन कल्याण के काम कर सके। लेकिन मुझे लगता है कि मिर्ज़ापुर में जो विभाग उन्हें दिए गए, उन विभागों से संबंधित काम करने में वो विफल रहीं। उन्हें सबसे पहले स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री बनाया गया मोदी वन सरकार में, लेकिन उस मोदी वन सरकार में इस विभाग को पाने के बावजूद इस मिर्ज़ापुर में वो चिकित्सकीय क्षेत्र में जो काम करना चाहिए था, मुझे लगता है वो करने में नाकामयाब रहीं। इसके बाद उद्योग और वाणिज्य राज्य मंत्री के रूप में उस औद्योगिक नगरी में उन्हें प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला, लेकिन मुझे लगता है कि उद्योग के क्षेत्र में भी जिस तरीके से उन्हें योजनाएं लानी चाहिए थी, वो योजनाएं लाने में विफल रही। आज जो वातावरण है, जो हम महसूस कर रहे हैं, अभी इंडिया गठबंधन से राजेंद्र अश्विन जी को यहाँ पर प्रत्याशी बनाया गया, लेकिन राजेंद्र अश्विन का मुझे लगता है परफॉर्मेंस उनकी पार्टी और मुझे लगता है यहाँ के जन सामान्य को भी नहीं उस तरीके का लगा होगा। तभी आज यह खबर आई है कि शायद उनका टिकट होल्ड कर दिया गया है और कोई नया प्रत्याशी और स्थानीय प्रत्याशी देने की बात चल रही है। उसमें सांसद रमेश चंद्र बिंद का नाम सामने आया है, जैसा हम खबरों के माध्यम से जान रहे हैं। तो यदि स्थानीय प्रत्याशी आता है तो मुझे लगता है कि टक्कर कड़ी होगी। हरिओम सिंह, मैं पीतल बर्तन का व्यापारी हूँ, मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग। तो व्यापार की क्या स्थिति है आपकी? यहाँ पे हम लोग का व्यापार की स्थिति एकदम जीरो है और हम लोग कई दफ़ा हम लोगों ने प्रयास भी, मान लो सभी छोटे मोटे व्यापारी और माननीय अनुप्रिया जी के माध्यम से उनके पास ज्ञापन भी दिया गया, लेकिन होता क्या, ये लोग ज्ञापन रख लेते हैं और इनका की तरफ से मैसेज आता है कि होना कुछ नहीं है। मैंने मैसेज अनौपचारिक रूप से उनके जो सिपा सलार, उनके अगल बगल में जो घूमने वाले लोग हैं, वो सीधा ये कहते हैं कि वो होने वाला कुछ नहीं है। और मिर्ज़ापुर शहर में जितने भी व्यापार होते हैं, स्वतः के लोग अपने दम पे व्यापार कर रहे हैं। सरकार की तरफ से जो भी लोन की व्यवस्था होती होगी, वो भी लोग नहीं के बराबर लेते हैं। और ये हम लोग का पीतल का बर्तन का जो व्यापार है, ये दादा वगैरह लोग बताते हैं 200 साल, लगभग 200 साल जहाँ तक जानकारी है। इसके पहले भी होता था, लेकिन 200 साल की जानकारियों में है। एक समय बहुत बड़े लेवल में मिर्ज़ापुर का व्यापार था। मिर्ज़ापुर के व्यापारियों ने ही मिर्ज़ापुर को सजाया है, चाहे कुएं से हो, चाहे धर्मशाला से हो, चाहे सराय से हो, चाहे घंटाघर से हो, सिर्फ व्यापारियों ने ही किया है। सरकार ने व्यापारियों को यहाँ ठगा है। अभी कुछ दिन पहले
कुछ वर्षों पहले यहाँ की सांसद के द्वारा मिर्ज़ापुर को एक्सीलेंट एक्सपोर्ट हब बना दिया गया, जबकि यहाँ का कोई भी प्रोडक्ट आज भी एक्सपोर्ट नहीं किया जाता है। तो हम बनाया गया अपने ग्राहक को बढ़ाने के लिए, अपनी पीठ थपथपाने के लिए कि मैंने एक्सपोर्ट हब बना दिया मिर्ज़ापुर को, इंडिया का दूसरा पावदान दिया गया है। लेकिन यहाँ पे व्यापारी धीरे धीरे व्यापार विहीन हो रहे हैं। यहाँ से बहुत से लोग व्यापारी मिर्ज़ापुर छोड़ करके अलग अलग प्रांतों में जा कर के अपना व्यापार चालू कर रहे हैं। ये स्थितियाँ हमारे यहाँ की है। शहर के सबसे प्रबुद्ध व्यक्तियों में से एक और जिनकी गद्दी पर अभी भी मुझे लगता है कि बौद्धिक विमर्श का एक माहौल बना हुआ है, जहाँ आने के बाद हमको लगता है कि यहाँ हम कितना समय गुजार दें, ऐसा एक फील होता है। आप अरुण कुमार मिश्रा जी हमारे साथ हैं। आप ये बताइए कि चुनाव आ रहा है, आपके हिसाब से अगर इस शहर की हवा का मूल्यांकन करना हो तो क्या है हवा, क्या कह रही है? देखिए, ये चुनाव 14 और 19 से एकदम भिन्न है और इसके कई, एक तो व्यापक जो उत्तर प्रदेश में जो चल रहा है वह भी कारण है और स्थानीय कारण है, जिससे वह माहौल नहीं है जो पिछले चुनावों में होता था, उसमें अंतर आ रहा है। एक तो भारतीय जनता पार्टी का जो हिंदुत्व का मुद्दा है, लोग, राम मंदिर बन गया, राम के प्रति आस्था है, मंदिर बनने से लोग प्रसन्न हैं, मोदी पर भी प्रसन्न हैं, लेकिन ये अत्यधिक जो हिंदू मुसलमान की चर्चा है चुनाव में, ये अब लोगों के लिए उबाऊ साबित हो रही है, उतनी प्रेरक नहीं है। चुनाव में ये मुद्दा नहीं बन रहा है। क्या आपको लगता है कि जैसे उन्होंने विकास का एक बड़ा तुमार बांधा, 10 वर्षों तक विकास का तुमार बांधते रहे और उन्होंने ये कहा कि भारत का जितना नाम पूरी दुनिया में हुआ और जितना वर्चस्व बढ़ा वो अभूतपूर्व है, और उन्होंने कहा कि विकास भी बहुत हुआ, विकास का मुद्दा उन्होंने छोड़ दिया। अभी हाल ही में जनवरी में जब उन्होंने राम मंदिर का उद्घाटन किया तो वो भी छोड़ दिया पीछे, सीधे सीधे वो संपत्ति के बंटवारे और अर्बन नक्सल और इस तरीके के घोषणा पत्र पर पील पड़े, यहाँ तक कि अब अडानी अंबानी के टेम्पो पर भी पील पड़े हैं वो। तो ये डेविएशन क्या बतलाता है? अपने कामों पर उतना भरोसा नहीं है, इसलिए इन सारे मुद्दों पर उफान चाहती है भाजपा, और यह उफान आ नहीं रहा। लेकिन क्या आपको लगता है कि जैसे कहीं पे ये अब लव जिहाद या इस तरह के जो हिंदू मुसलमान के मुद्दे हैं, अब ये कहीं वोट का मुद्दा नहीं बन पा रहे हैं। जनता ऊब चुकी है और वो इनके प्रचार के मुकाबिल अपने हालात को भी तो देखती है। वो कैसे आंख बंद कर लेगी? उसके घर में उसका लड़का अगर बेरोजगार पड़ा हुआ है और अर्थव्यवस्था की स्थिति बड़ी गुलाबी और देश अमेरिका से आगे हो गया है, यह टीवी और अखबार प्रचारित कर रहे हैं, लेकिन वो कैसे भूल जाएगा कि उसका जवान लड़का जिसके पढ़ाई में उसने लाखों रुपया खर्च किया वो अब बेकार पड़ा हुआ है, शादी नहीं हो रही है। अग्निवीर का मुद्दा था, वो भी 4 साल की नौकरी में कौन शादी करेगा? तो बड़ी गंभीर समस्याएं, महंगाई विकराल है, महंगाई खड़ी है। इन सारी चीज़ों को भी जनता देख रही है, इसलिए अब उस तरह का जोश नहीं दिखाई पड़ता है जनता के बीच में जो पिछले चुनावों में था। अपना नाम बताइए। संतोष कुमार गोयल। आप क्या करते हैं? व्यवसाय है। कौन सा? होटल व्यवसाय है। तो होटल व्यवसाय की क्या स्थिति है यहाँ पर? होटल व्यवसाय की स्थिति यहाँ फिलहाल इधर लगभग 10 साल से एकदम खराब चल रही है और पतन की स्थिति में है। होटल व्यवसाय, जब आप होटल व्यवसाय में आए तो क्या उम्मीदें आपने देखी थी कि यहाँ होटल चल जाएगा और इस तरह की मैंने स्थिति बनाई, आपने बढ़िया होटल बनाया, लेकिन क्यों नहीं चला? क्या ग्राहक नहीं आए या कोई और कारण है? क्या वजह?
लगभग 20 वर्ष हो गया होटल व्यवसाय में। अपना फन सिटी होटल रिसोर्ट के नाम से है। मिर्ज़ापुर जनपद में हमारे यहाँ ही केवल स्विमिंग पूल वगैरह है। रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चलता था लगभग 10 साल पहले, और मिर्ज़ापुर के व्यापारीगण, आम जनमानस और अधिकारीगण, जिनका फेयरवेल, वेलकम डीआईजी, कमिश्नर का सब हमारे यहाँ ही होता था। लेकिन आज स्थिति ये है कि मिर्ज़ापुर में कोई व्यवसाय तो रह नहीं गया। यहाँ के जो पूंजीपति हैं, पहले के लोग जो 2 पैसा कमा के रखे हैं या उनके पास ज़मीन जायदाद है, वो लान खोल दिए हैं, रेस्टोरेंट खोल दिए हैं। लगभग यहाँ हमारा ख्याल है शहर के इर्द गिर्द 150 से 200 लान हो गया है और लगभग 100 रेस्टोरेंट चल रहा है। और मिर्ज़ापुर में व्यवसाय न होने के कारण जो रेस्टोरेंट में खाने वाले लोग हैं बहुत कम मात्रा में हैं। तो धीरे धीरे सभी 4 साल, 6 साल, 7 साल चलाते हैं और उसके बाद धीरे धीरे पलायन की स्थिति हो जाती है। क्या आपको इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण लगते हैं या कोई राजनीतिक आउटलुक नहीं होने की वजह से ऐसा है? राजनीतिक कारण तो सरकार की विफलता है। जैसे हमारे यहाँ जो सांसद वगैरह हैं, विधायक वगैरह हैं, इनका कोई चिंतन उद्योग के बारे में नहीं है कि कैसे यहाँ डेवलपमेंट हो, पैसा आवे। जब जनता के पास पैसा होगा, आम जनमानस के पास, तब वो रेस्टोरेंट में जाना पसंद करेगा, खर्च करना पसंद करेगा। उसकी जेब गवाही देगी कि हाँ, आज हम परिवार लेकर मित्रों के साथ जाकर खर्च कर रहे हैं रेस्टोरेंट में। किसी तरीके से अपना जीविकोपार्जन यहाँ के लोग कर रहे हैं। पुराना व्यवसाय जो यहाँ कारपेट का था, पत्थर का था, अब धीरे धीरे पलायन की स्थिति में है। क्षेत्रों में मैं जब जाता हूँ तो वहाँ आमतौर पर लोग ये कहते हैं कि हमारा प्रत्याशी बाहरी है, इसलिए हमारी बात नहीं सुनता। ये यहाँ जो प्रत्याशी है, जो माने यहाँ से जो सांसद थे जी, वे यहाँ के हैं या बाहरी हैं? बाहरी हैं। तो लोगों का आरोप दूसरी जगहों पर ये रहा है कि बाहरी प्रत्याशी हमारी आवाज़ ही नहीं सुनते। ये बात तो 100% क्या आपको लगता है कि यहाँ का प्रत्याशी अगर स्थानीय हो, स्थानीय तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा? तो किसी पार्टी ने खड़ा किया है स्थानीय प्रत्याशी? अभी मेरे संज्ञान में तो नहीं है, लेकिन जल्दी उसकी सूचना मिल जाएगी आपको। क्या मैंने स्थानीय प्रत्याशी जो खड़ा होगा जिससे कि आप जिससे हमारी परेशानियों का निराकरण कर सके? तो आने वाली सरकार कैसी चाहते हैं? ऐसी चाहती है कि जो मिर्ज़ापुर के नगर क्षेत्र का जो विकास हो, हर समस्या का समाधान करा सके। क्या समस्याएं हैं जो मिर्ज़ापुर में? तमाम समस्याएं। यहाँ तो बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, सड़कें खराब हो रही है, केवल सिर्फ जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं हो रही है यहाँ पे। तो मैंने ये जो पूरा विज्ञापन बाजी थी, बस केवल एक जुमला है। उसका तात्पर्य ये था कि हमने ऐसा कर दिया, कोई फॉलोअप नहीं हुआ। फॉलो नहीं किया। की स्थिति ये है कि कई बार ऐसी महिलाओं की भी तस्वीरें उसमें आई, छानबीन पर पता लगा उनको घर नहीं मिला है। घर नहीं मिला, ये बात तो सत्य है। इस तरीके का आप मानते हैं? जी। तो एक तरह से अविश्वसनीय सरकार है। तो आप चाहते हैं कि अब आने वाली जो सरकार हो विश्वसनीय सरकार हो और काम हो सके मिर्ज़ापुर क्षेत्र का। मिर्ज़ापुर क्षेत्र का हमेशा पीछे किया गया है, आज भी वो पीछे किया जा रहा है। आने वाले समय में ये उम्मीद करते हैं कि मिर्ज़ापुर का विकास होगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम त्रिलोकीनाथ पांडे है। आप क्या करते हैं? पेशे से पत्रकारिता करते हैं। अच्छा, पत्रकार के नाते तो आप ज़्यादा बेहतर समझते होंगे इस नगर की समस्याएं, इस ज़िले की समस्याएं। तो क्या असेसमेंट है आपका? सिर्फ हमें पीड़ा ही पीड़ा नज़र आता है, यही हमारा अनुभव है। तो क्यों पीड़ा क्यों नज़र आ रही है, जबकि देश के बारे में कहा जा रहा है कि दुनिया का एक विकसित यह हमारा ज़िला है, हमारी खुशियाँ इस ज़िला है, इस नगर में है। और यदि खुशियाँ देने वाला ही दुखी हो तो हम कितना खुश रहेंगे, यही हमारा जवाब है। तो अभी जो चुनाव 1 जून को है, 4 जून को रिजल्ट आएगा, कोई ना कोई नई सरकार आएगी, तो आप उस सरकार से नए सिरे से क्या उम्मीद करते हैं? नए सिरे से यही उम्मीद करते हैं कि जो 1 से लेकर 20 के बीच में है, तो कम से कम 1 से लेकर 99 वाली व्यापारियों को देखें, जिससे हमारा शहर विकास होगा, हमारा गांव विकास होगा। ओवर एज जो शादियां रुकी हैं बच्चों की, वो शादियां हों, और बेरोजगारों की संख्या कम से कम 10 है घर में, तो कम से कम 1 तो घटे। मैंने शादी अब
सांस्कृतिक मसला नहीं रहा बल्कि आर्थिक मसला भी हो गया है। आर्थिक ही क्या, इस चकाचौंध के जीवन में एक गरीब लोग कहते हैं सामूहिक विवाह कर रहे हैं, हर व्यक्ति सामूहिक विवाह के चौकट पर तो नहीं बढ़ेगा। मैंने लोगों की जो अपनी आकांक्षाएं हैं वो सामूहिकता की भेंट न चढ़े और लोग अपने मन का कुछ कर सके, ऐसा आपको लगता है कि होना चाहिए और ये बिना इकोनॉमी के स्थिरता और उसके विकास का सही जो लाभ है जमीन पर आए बगैर नहीं होगा, ऐसा लगता है। हमारे पूर्व भाइयों ने कहा है, हमारी पहचान इस जनपद तीनों जिला में से एक था, इससे थोड़ा थोड़ा हटा भदोही हुआ, सोनभद्र हुआ, पीतल मिर्ज़ापुर था, विश्व के पटल पर था, ये नहीं है कि प्रदेश के पटल पर था मिर्ज़ापुर की पहचान। कालीन का विश्व के पटल पर था, न कि भारत के पटल पर था। और इसके बाद एक हमारा ऊर्जा का स्रोत था सोनभद्र। तो 2 किडनियाँ तो हमारी ऑलरेडी निकल गई, जो बची थी हमारी जो हड्डियाँ थी वही दम तोड़ रही हैं। हाँ, मुझे लगता है कि मिर्ज़ापुर का हंडा, परात, लोटा, थाली और गिलास आज भी सर मेरी पहचान है। हमारा यदि शादी हो रहा है तो मेरा जो उसको कहते हैं पचहड़ के नाम से जाना जाता है, वो मिर्ज़ापुर ही देता है, यहाँ नहीं देता है, पूरे प्रदेश को देता है, वो कई अन्य प्रांतों में भी देता है। मिर्ज़ापुर दिलदार शहर था, लेकिन इसको कंगाल बनाते लोग कहाँ ले जाएंगे, अब ये भविष्य बताएगा। आपका नाम क्या है? मनीष सिंह। मनीष जी, ये बताइए स्वास्थ्य के स्तर पर मिर्ज़ापुर कहाँ है? क्योंकि भदोही में जब मैंने पूछा तो कई लोगों ने ये कहा कि यहाँ तो जिला अस्पताल के नाम पर कुछ भी नहीं है, केवल रिफ़र केंद्र है। यहाँ से जब भी कोई मरीज जाता है, भर्ती होता है और फिर उसको तुरंत ही 1 घंटे के बाद रिफ़र करते हैं मिर्ज़ापुर ले जाइए या बनारस ले जाइए। भदोही से भी बदतर कंडीशन मिर्ज़ापुर की है। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम मिर्ज़ापुर भी जाते हैं, कैसे आते हैं मिर्ज़ापुर? आप कह रहे हैं बदतर है। नहीं, यहाँ तो बहुत बदतर है। तो भदोही में तो फिर भी 1-2 प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, सब कुछ है, यहाँ से भी लोग वहाँ चले जाते हैं, एडमिट हो जाते हैं। यहाँ तो उस स्तर का भी कोई हॉस्पिटल नहीं है। तो स्वास्थ्य के लिए सरकार से आपकी क्या उम्मीदें हैं कि स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी होनी चाहिए? उम्मीद तो हम लोग 10 साल से रखे हुए हैं मेडिकल कॉलेज बनने के बाद भी, लेकिन कोई धरातल पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो इसकी नाराज़गी है आप लोग? बहुत ज़्यादा। और स्वास्थ्य तो और पर डे लोगों का समझ लीजिए कि कई प्रकार के मरीज़ यहाँ लोग होते जा रहे हैं। जो सड़कों की स्थिति है, ये जो हर घर जल वाला इनका ये जो चल रहा है प्रोजेक्ट, सीवर वाला, ये वाला, ये समझ लीजिए कि इसका सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा ये। और पूरी की पूरी इनकी सारी यहाँ की व्यवस्था पूरी एकदम चरमरा जाएगी। अभी कहीं भी कोई चेकिंग नहीं हुई है। ये स्थिति ये है कि मेन उस पर इतनी पतली पतली पाइपें सीवर की डाली जा रही हैं, उसके नीचे न कोई बेस डाला जा रहा है न कुछ भी। कंप्लेन करने पे कहीं कोई सुनवाई नहीं है। चाहे आप पेपर में छपवा दीजिए, कहीं आप चैनल पे चलवा लीजिए, कोई मतलब नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। 2 चीज़ें मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो आप बात कह रहे हैं उससे लगता है कि ठेकेदारों का राज है, ठेकेदारों के लिए ही योजनाएं चल रही हैं। चिन्हित कुछ लिमिटेड ठेकेदारों का राज है, वो भी ज़्यादातर ठेकेदार ये समझ लीजिए कि गुजरात से ही मैक्सिमम पूरे ठेके वहीं के लोगों को दिए गए हैं। और वो लोग पेटी पे अपना कोई लखनऊ वालों को दे दिए, लखनऊ वाले बनारस वालों को दे दिए, बनारस वाले मिर्ज़ापुर वालों को दे के पार्ट में काम करा रहे हैं। इसलिए कोई है कि पैसा कोई चैनल से कोई मॉनिटरिंग नहीं है, अधिकारी भी मस्त हैं। तो कामों की चेकिंग का क्या मानक उन्होंने रखा है? कोई चेक नहीं करता एकदम। आप चाहे डीएम के यहाँ कंप्लेन कर दीजिए, चाहे किसी भी अधिकारी के यहाँ, चाहे आप इवन लखनऊ तक कंप्लेन कर दीजिए, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। मिर्ज़ापुर जाना जाता है पीतल के कारोबार के लिए और कालीन के और दरियों के कारोबार। बिल्कुल। उनकी क्या स्थिति है? देखिए, जहाँ तक पीतल के कारोबार की हम बात करें, पीतल उद्यमी हमारे छोटे छोटे उद्यमी हैं। यहाँ पर कोई बहुत बड़ी फाउंड्री तो लगी नहीं है, पीतल का बहुत बड़ा कोई उद्योग धंधा मुरादाबाद की तरह स्थापित नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुटीर उद्योग की तरह लोग अपने घरेलू स्थानों पर उस उद्योग को करते हैं। और हमारे लोगों की, व्यवसायियों की मांग लगातार रही है कि कुटीर उद्योग का दर्जा इसे दिया जाए, जिससे आए दिन प्रदूषण, पुलिस और तमाम झंझटों का सामना उन्हें करना पड़ता है, तो ऐसे सामनाओं से वो बच पाएँ। और इसके लिए उनकी लगातार मांग रहती है। हम लोग उद्योग बंधु के बैठकों में रहते हैं, तमाम बैठकों में रहते हैं, वहाँ भी यह चर्चा होती है कि इसको कुटीर उद्योग का दर्जा दिया जाए। और केंद्रीय सरकार में आप मंत्री है और आपका विभाग उस विभाग से संबंधित विभाग है, और तो आपके लिए तो सरल सी बात थी। लेकिन पीतल उद्योग के लिए कोई भी ध्यान अनुप्रिया पटेल जी द्वारा नहीं दिया गया। मुझे इस बात का बड़ा दुख है और हमें आक्रोश भी है एक व्यापारी होने के नाते कि यदि वो ध्यान देती तो आज यह उद्योग कुटीर उद्योग के दर्जे पर शामिल होता और हमारे छोटे छोटे व्यापारी जिन परेशानियों को झेल रहे हैं वो न झेल पाते, और जरूर ये इतिहास में उनका नाम भी दर्ज होता। एक सवाल और
मिर्ज़ापुर जितना बड़ा शहर है उससे कई गुना ज़्यादा इसमें देहात और जंगल पहाड़ हैं। बिल्कुल। वहाँ के निवासियों की अपनी दिक्कतें हैं, अपनी समस्याएं हैं। एक नागरिक के तौर पर आप क्या समझते हैं कि मिर्ज़ापुर को किस तरीके की ज़रूरत थी, कि किस तरह का प्रतिनिधि चाहिए जो मिर्ज़ापुर के सर्वांगीण विकास का सपना सच करे? देखिए, अनुप्रिया पटेल जी से बहुत आस थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोगों को बहुत आशाएं थी कि अनुप्रिया जी शिक्षित हैं, बड़े स्कूल कॉलेज में पढ़ी हुई हैं, एक राजनीतिक घराने से हैं, तो ज़रूर यहाँ के लिए कुछ ना कुछ सोचेंगी। लेकिन उन्होंने केवल अपने दल के विकास के बारे में ही सोचा, अपने परिवार के विकास के बारे में ही सोचा और अपने निजी हितों के लिए ही काम किया। मुझे लगता है मिर्ज़ापुर की जनता के हितों के लिए उनका काम न करना बहुत ही दुख का विषय है कि मिर्ज़ापुर की जनता ने उन्हें बड़े मार्जिन से जिताया 2 बार लगातार, और उनका इस पर ध्यान न देना यह ज़रूर मिर्ज़ापुर के सभी लोगों के लिए बड़ा दुख का विषय है कि हमारे विश्वास को उन्होंने छला है, और हमारे विश्वास को छलने के कारण इस बार जनता पूरी तरीके से मूड बना चुकी है कि हम इसका जवाब वोटों के माध्यम से देने वाले हैं। आपने अनुप्रिया पटेल को जिताया और इसका मतलब कि सरकार में अनुप्रिया पटेल शामिल थी, तो आप लोगों ने सरकार बनाई एक तरह से। जी। प्राथमिक स्तर पर आपको क्या लगता था कि सरकार आपके लिए क्या कर दे कि जिससे आप थोड़ा अपलिफ्टमेंट हो आपका और आप आगे बढ़ें? सन 50 के दशक में जब गवर्नमेंट था, 51 में जब गणतंत्र बना, 50-51 में, 50 में ना, हाँ 50 में, 1950 में, तो उसके बाद सरकार हम छोटे छोटे व्यापारियों से जो एसोसिएशन होते थे, संगठन होते थे, उस पीरियड में अपने कार्यपालकों के द्वारा हम व्यापारियों से व्यू मांगती थी कि जो बजट बनाने जा रहे हैं हम आपके लिए क्या करेंगे कि आपका व्यापार ग्रोथ कर जाए। बजट से 8-10 महीने पहले से ये लोग व्यू लेना चालू करते थे। उस पीरियड में होता था कि धीरे धीरे वो सहने बंद हुआ। गवर्नमेंट हम लोगों को स्क्रैप बैंक खोली रहती थी, जिससे हम लोग को स्क्रैप मिलता था, ब्रास होता था, रांगा होता था, तांबा होता था, जस्ता होता था। ये सब हम लोगों को एक कच्चा माल का बैंक खोलती थी, जिसमें हम लोगों को ये सब मिलता था। हम लोगों को कंट्रोल रेट में, जैसे आज गल्ला मिलता है कंट्रोल रेट में, हम लोग को ब्रास मिलता था कंट्रोल रेट में। पूरे भारत ही नहीं, भारत से लगे हुए देशों में भी सप्लाई होता था। आज हम अपने पूरे भारत में सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। ब्रास हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट है, गवर्नमेंट उसको प्रमोशन नहीं कर रही है, केवल अपना फीत थपथपाने के लिए बड़े बड़े मंचों पे अपना फीत थपथपा रही है, अलग अलग जगह पे प्रोग्राम करके दिखाती है और सरकार को ये मैसेज देती है कि मैं अपने शहर के लोगों के लिए कर रही हूँ, लेकिन शहर के लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ के लोग, हर घर में 2-4 बेरोजगार आपको मिल जाएगा। तो क्या आप सरकार बदलने के मूड में हैं? बिल्कुल, सरकार बदलने के मूड में है। आप लंबे समय से देश की राजनीति की नब्ज टटोलते रहे हैं और उस पर बातचीत करते रहे हैं। आप 90 के दशक में जाइए, जब एक तरफ मंडल था और दूसरी तरफ मंदिर का मामला आया, और बीच में एक बड़ा गैप है। सत्ताएं रहीं, मंडलवादियों की सत्ताएं रहीं, फिर बीजेपी की भी सत्ता आई, फिर उसके बाद एक छत्र जो है अटल बिहारी वाजपेयी के 5 साल के बाद जो है नरेंद्र मोदी की 10 साल की सत्ता आई। तो आपको लगता है कि जो वस्तुस्थिति है उसे उसका हिंदूकरण के जरिए से विकल्प नहीं बनाया जा सकता, ऐसा लगता है आपको? हिंदुत्व की राजनीति उसका अपनी सीमा तक पहुंच चुका है, अब इसके आगे कुछ बचा नहीं है। अब जनता अपने को भी देख रही है, अपने घर को भी देख रही है, और जातिवाद का समीकरण बहुत इन्होंने बनाने की कोशिश किया, लेकिन महंगाई तो सबको बराबर से डसती है ना। जातिवाद से महंगाई कैसे भूल जाएगा? जिस तरह से बेरोज़गारी फैली है, हर घर में कम से कम एक नौजवान आपको बेरोज़गार मिल जाएगा, जिसका सबसे बड़ा सपना उसके पूरे परिवार का यही है कि किसी तरह से कोई सरकारी नौकरी या नौकरी मिल जाए, या हर घर में आपको ये मिल जाएगा। ये सब भी हकीकत है। इसको भले कभी चुनाव का मुद्दा वो न बनाए, लेकिन देख तो रहा ही है।
बाप तो देख रहा है ना कि हमारा लड़का बेरोजगार है। हम जो तनख्वाह पाते थे उसमें पहले कितना सामान ले आ पाते थे और अब कितना ले आ पा रहे हैं। जो घर पहले 15,000 में चल जाता था, 20,000 में चल जाता था, उसके लिए अब 30,000 रुपया चाहिए। ये सब हकीकत है, इसको कितना दरकिनार करेंगे, वो आँख से ओझल करेंगे। इसलिए पूरे उत्तर प्रदेश में इस बार न तो वो उठान है न वो जोश है, एक अजीब किस्म की उदासी है। जो इनके बहुत बड़े समर्थक थे वो भी अब लगभग विरक्त से दिखाई पड़ते हैं। वो भले वहाँ जाके इनको वोट दे दें, लेकिन हल्ला मचाने की स्थिति इनके समर्थकों की भी नहीं है। अगर राजनीति में जो लोग हैं, ख़ास तौर से नीतियां ही अगर गलत होंगी तो चीज़ें सही दिशा में नहीं जाएंगी। आपको क्या लगता है कि जो वर्तमान सरकार और जो आने वाली सरकार दिख रही है, उनसे क्या उम्मीदें आप रखते हैं और क्या इन्होंने पूरा नहीं किया? अभी लगभग 1-2 साल से हम देख रहे हैं, हमारे भारी उद्योग की मंत्री हैं माननीय अनुप्रिया पटेल जी, जिन्होंने व्यवसायियों के साथ कई बार मीटिंग वगैरह किया उद्यमी को बढ़ावा देने के लिए, लेकिन सब हवा हवाई ही है। मीटिंग इसलिए करती हैं कि हमारा ग्राफ बढ़े, और जो हमारे यहाँ के व्यवसायी हैं वो आशा पर जीते हैं। उनको ये आशा रहती है कि हमारी सांसदा महोदया ने कुछ किया है तो कुछ करेंगी ही, लेकिन ऐसा कुछ प्रतीत नहीं होता है। लगभग 10 सालों से हम देख रहे हैं, जब भी चुनाव आता है तो ये लोगों से मिलना जुलना चालू करती हैं और मीटिंग वगैरह उद्यमियों का, सीए वगैरह का, बुद्धिजीवियों का करते हैं, लेकिन कोई भी काम इनका जो है अभी तक पटल पे नहीं दिखाई दिया कि जिससे यहाँ के व्यापारियों को लाभ हो सके। अभी इन्होंने 6 लेन का उद्घाटन किया और उसमें हमारे नितिन गडकरी जी जो मंत्री हैं केंद्रीय, वो भी आए थे, लेकिन जो सुनने में आता है कि अभी किसानों की ज़मीन अधिकृत नहीं हुई है। एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि एक तरफ मोदी की गारंटी है जिसके बड़े बड़े होर्डिंग बनारस में लगे हुए हैं, यहाँ भी लगे हो सकते हैं, अखबारों में आता रहा है उसका विज्ञापन। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने भी 5 गारंटियाँ दी हैं किसानों को और व्यापारियों को भी, मजदूरों को, सबको। तो 2 गारंटियों के बीच में आपको कौन सी गारंटी विश्वसनीय लग रही है? गारंटी तो हमको माननीय मोदी जी लगभग 10 साल से जो गारंटी दे रहे हैं। मिर्ज़ापुर में 14 में जब चुनाव था तो यहाँ पे एक चिमनी है, पुतली घर बोलते हैं उसको, तो उसको वहीं पे उनका मीटिंग हुआ था। उन्होंने वादा किया था जनता के सामने, लाखों की भीड़ थी, कि ये चिमनी में धुआं फिर से चलने लगेगा। और उत्तर प्रदेश की पहली काटन मिल बोली जाती थी, गंगा काटन मिल, वो भी नहीं हुआ। आज 10 साल हो गया, न चिमनी में धुआं आया। उन्होंने कहा था कि 15 लाख रुपए हर व्यक्ति के खाते में आ जाएगा, वो भी अभी तक नहीं आया। उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को हर साल हम नौकरी देंगे। हमें नहीं लगता है कि 10 साल में 10-5 लाख लोगों को भी नौकरी उन्होंने दिया है। जो हमारी जानकारी में है कि संविदा पे नौकरी आती है और ठेकेदार लखनऊ से ही नियुक्त हो जाते हैं, और वो लाख 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए की डिमांड करते हैं। उसके बाद वो संविदा पे 2 साल रखे जाते हैं, फिर हटा दिए जाते हैं। जैसे अभी आप अग्निशमन की नौकरी 4 साल की निकाली गई, अग्निवीर। तो इसी तरीके से सब हवा हवाई वाला मुद्दा है। जनमानस में एक हवा हवाई की चाल चल रही है, उसी के सहारे सरकार बन रही है। और हमारे जनप्रतिनिधि जनपद में सांसद हैं, विधायक हैं और भी जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन कभी ऐसा हम लोगों को महसूस नहीं होता कि किसी भी व्यक्ति का काम फंसा हुआ हो, उसको कराते, अधिकारी को टाइट करते हुए दिखाई देते हूँ। मैं भी भारतीय जनता पार्टी का पूर्व जिला महामंत्री रहा। अभी 6 महीने पहले हमने इस्तीफा दिया पार्टी से और अपने जिला महामंत्री पद से। और मिर्ज़ापुर तक का जहाँ सवाल है, तो यहाँ भी कई कारण हैं। एक तो जातीय समीकरण ऐसा है, जो प्रत्याशी आया है, जो वोट पिछली बार
यहाँ मिले थे अपना दल को, उसमें एक समुदाय पूरा हट जा रहा है। और यहाँ का जो भाजपा के पुराने कार्यकर्ता हैं, पुराने लोग हैं, जो भाजपा का संगठन है, वह भी लगभग उपेक्षित सा है। यहाँ सारी चीज़ें जो यहाँ के सांसद और मंत्री महोदया हैं, भाजपा का संगठन भी उन्हीं के निर्देश पर चलता है, तो कार्यकर्ता में भी यहाँ की उतनी सक्रियता और जोश भाजपा के नहीं दिखाई पड़ता है। और भाजपा का भी वो उफान नहीं है जो पहले था। इससे हमें लगता है कि वोट में पिछले परिणामों से इस बार में काफ़ी अंतर आएगा। अब ये अंतर क्या बदलाव तक पहुंच जाएगा या बदलाव से पहले ही रह जाएगा, ये देखने की बात होगी। लेकिन पिछली बार का परिणाम इस बार नहीं होगा। एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि मिर्ज़ापुर जो रोज़गार सृजन करने वाली एक जगह हुआ करती थी पहले, कालीन और दरियों के ज़रिए से, वो सब धीरे धीरे अब बीते ज़माने की बात हो गई है। बहुत सारी संस्थाएं जो इन सब चीज़ों को बढ़ाने के लिए बनी थी, उनमें भी मुझे लगता है कि वो भी उन पर तालाबंदी की स्थिति आ गई है। मिर्ज़ापुर का आर्थिक विकास कैसे होगा? देखिए, दो कारण। एक तो मिर्ज़ापुर में जो बर्तन बनते थे उनमें नई टेक्नोलॉजी नहीं आई, वज़न में भारी होते थे, फिनिश उनकी पुराने ढंग की थी। तो सरकार को चाहिए था कि नई टेक्नोलॉजी देती यहाँ के उत्पादकों को, यहाँ के व्यापारियों को। वो नई टेक्नोलॉजी नहीं आई। दूसरे, तमाम तरह की जो सरकारी मदद हो सकती थी, जैसे इससे सबसे अधिक रोजगार मिर्ज़ापुर शहर में बर्तन के उद्योग से मिलता था। आसपास के तमाम गांवों के श्रमिक आते थे और वो बर्तन गलाने के काम में, भट्ठी में, ढालने में, फिनिश करने में बड़ा रोजगार मिलता था। और ये उद्योग लगभग ख़त्म हो गया है। इसमें सेल्स टैक्स पहले और उसके बाद जीएसटी की भी प्रमुख भूमिका है। ये कुटीर उद्योग था, इस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए था। और इसके लिए यहाँ के किसी नेतृत्व ने गंभीरता से इस सवाल को नहीं uठाया। तो जो पहले के स्थापित यहाँ के कुटीर उद्योग थे वो लगभग समाप्त हो गए और नया कोई व्यवसाय यहाँ आया नहीं। कारपेट के उत्पादन का मिर्ज़ापुर अच्छा केंद्र था, लेकिन धीरे धीरे वो सिमट करके भदोही चला गया। पहले छोटे छोटे निर्यातक थे, अब ये व्यवसाय बड़ी बड़ी कंपनियों के हाथ में आ गया। शहर में जो खुदरा व्यापारी हैं ये ऑनलाइन ट्रेडिंग के मारे हुए हैं। बड़ी बड़ी दुकानें हैं, टीवी, फ्रिज, सामान रख के बैठे हुए हैं और लोग टेलीफोन से ऑनलाइन मंगा लेते हैं, कहते हैं आपसे तो सस्ता है। ये दर्द कोई समझ नहीं पा रहा है। मिर्ज़ापुर के सांसद वाणिज्य मंत्री भी रहे हैं, इसके पहले स्वास्थ्य मंत्री थी, लेकिन दोनों ही विभागों का एक काम गिनाने का यहाँ नहीं हुआ है। न तो कोई ऐसा कोई वाणिज्य के लिए कोई बड़ा कारखाना आ गया या कोई उत्पादन का केंद्र बना, कोई फैक्ट्री आई, कोई केंद्रीय योजना से कुछ हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और यहाँ के मेडिकल कॉलेज का तो हाल भगवान भरोसे है। वहाँ अभी भी हार्ट का कोई डॉक्टर नहीं है, किडनी के डॉक्टर बड़े मुश्किल से मिलते हैं, गैस्ट्रो का डॉक्टर नहीं है, कैंसर के डॉक्टर नहीं है। तो ये तो एक तमाशा है। पता नहीं ये बच्चे जो पढ़ के निकलेंगे ये क्या इलाज करेंगे। ये केवल एक झुंझुना पकड़ा दिया गया है। और जो मेडिकल कॉलेज है ये तो पूरे प्रदेश की जो योजना चलती है कि हर ज़िले में खोलना है एक इंजीनियरिंग कॉलेज, एक मेडिकल कॉलेज। तो भदोही में खुल गया, ये कौशाम्बी में खुल गया, रावसगंज में कहीं खुल गया, चंदौली में खुल गया, वैसे मिर्ज़ापुर में भी खुल गया। चंदौली में तो अभी नींव ही नहीं भरी गई है, नींव नहीं भरी गई, चर्चा होने लगी कि मेडिकल कॉलेज खुल गया है। तो यहाँ भी वैसे ही खुल गया है।
जो यहाँ का अस्पताल था उसी को मेडिकल कॉलेज की तरह उपयोग में ला रहे हैं, वहीं इलाज होता है, अलग से तो कोई हॉस्पिटल बना नहीं है। गंभीर रोगों का इलाज यहाँ संभव है? नहीं, रात में आपको हार्ट अटैक आ जाए तो कोई कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है हॉस्पिटल में, और तमाम लोग मर गए इसी वजह से। जिला अस्पताल गए, वहाँ कोई हृदय रोग विशेषज्ञ नहीं है, और तुरंत भेजते हैं कि जाइए, ये है मेडिकल कॉलेज, क्या पढ़ेंगे यहाँ के बच्चे, भगवान मालिक है। तो आपने देखा अभी प्रबुद्ध जनों की गद्दी कही जाने वाली अरुण कुमार मिश्रा जी की यह गद्दी बहुत सारे लोगों से भरी हुई है, और जो लोग यहाँ जुटे हुए हैं वे मिर्ज़ापुर शहर में किसी न किसी रूप में अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देने वाले लोग हैं, जिनका कारोबार है, जिनकी अपने प्रतिष्ठान हैं, लेकिन वे दुखी हैं क्योंकि पिछली सरकार ने उनके सामने जो पिछली क्या बल्कि अभी चल रही सरकार ने उनके लिए कुछ नहीं किया। यहाँ की सांसद जो कि मंत्री रही हैं 2 बार, उन्होंने भी कुछ नहीं किया, उनसे बहुत सारी उम्मीदें थी। लोग निश्चित रूप से पछता रहे हैं कि उनको 2 बार जिताया भारी बहुमत से। अब वे नई सरकार बनाने और नए वादे के साथ जो है सरकार के साथ अपना संबंध कायम रखना चाहते हैं। गांव के लोग के लिए मैं राम जी